दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग डिजाइन एवं उसका डेवलपमेंट। देखिए, ड्रग डिजाइन एवं डेवलपमेंट एक टीडियस प्रोसेस है। देखिए, आप पहले सबसे कठिन होता है कि सबसे पहले आपको लीड मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल चाहे आप डिसाइड कीजिए। तो डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इन सिलिको स्टडी करते हैं। इन सिलिको मतलब डॉकिंग डॉकिंग फिर डॉकिंग में से डिसाइड करते हैं किसकी एक्टिविटी अच्छी आ रही है। पहले प्रेडिक्शन करते हैं, फिर डॉकिंग करते हैं। एक्टिविटी अच्छी आने के बाद उसका सिंथेसिस करते हैं। जरूरत पड़े तो उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन। सिंथेसिस के बाद फिर करते हैं इन विट्रो, फिर करते हैं इन विवो। फिर उसको जाते हैं, भेजते हैं हम ट्रायल पर। फिर क्लिनिकल ट्रायल, फिर क्लिनिकल ट्रायल गुजरने के बाद फिर एफडीए पर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई 10,000 मोलिक्यूल में से कोई एक मोलिक्यूल कहाँ तक पहुंचता है, ड्रग तक। क्लियर? तो इस पर प्रोसेस के बेसिस पर देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज रेशनल ड्रग डिजाइन और सिंपली रेशनल डिजाइन इज द इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू ड्रग्स। देखो, इन्वेंटिव प्रोसेस है, हो भी जाए नहीं भी हो जाए, बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट, कि कौन से बायोलॉजिकल टारगेट पर कौन सा मॉलिक्यूल अच्छे से बाइंड हो सकता है, अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है। इस बेसिस पर, उस नॉलेज के बेसिस पर न्यू ड्रग एक इन्वेंशन प्रोसेस है डिसाइड करना। वो वहां तक पहुंच भी सकते हैं या नहीं भी पहुंच सकते। बहुत खर्चीला टीडियस प्रोसेस है, बहुत खर्चीला है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक ड्रग आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। देखिए, तो आगे देखिए, वंस द लीड कंपाउंड, जिससे अपन को ड्रग बनाना हो, हैज बीन डिस्कवर्ड, इट कैन बी यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ड्रग डिजाइन। देखो, मान ले जाए आपने 10 या 20 मॉलिक्यूल या 25 मॉलिक्यूल को डिसाइड किया, उसमें से एक मॉलिक्यूल या 20 मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर लिया कि कंपाउंड से ड्रग्स बन सकती है। तो वो सिलेक्ट होने के बाद आप आगे बढ़ोगे कि वो ड्रग डिजाइन के लिए क्या क्या करें। तो देयर आर वेरियस एम्स इन ड्रग डिजाइन। देखो, ड्रग डिजाइन करते वक्त बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। उसमें कुछ बिंदु, मुख्य मुख्य बिंदु ये है। पहला देखिए, ड्रग शुड हैव ए गुड सेलेक्टिविटी फॉर इट्स टारगेट। देखो, आप जानते हो ड्रग्स और टारगेट के बीच में एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम और सबस्ट्रेट जैसी रिएक्शन होती है। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, सबस्ट्रेट में जो बाइंडिंग साइट होती है, वहां पर एंजाइम की एक्टिव साइट जगह क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में प्रोडक्ट में। इसलिए ड्रग शुड हैव अ गुड सेलेक्टिविटी फॉर इट्स टारगेट। पहला तो ये क्लियर। दूसरा, ड्रग शुड हैव गुड लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर इट्स टारगेट। समझ गए? एक्टिविटी मतलब क्या है कि उसके टारगेट के लिए एक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, उसकी अच्छी होनी चाहिए। ड्रग, तीसरा, ड्रग शुड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट। जो ड्रग आप डिजाइन कर रहे हो उसका मिनिमम साइड इफेक्ट होना चाहिए, ये बिंदु ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, ड्रग शुड बी इजीली सिंथेसाइज्ड। जिस ड्रग को बना रहे हो इजीली क्या हो जाना चाहिए, सिंथेसाइज्ड। अब बन तो गई, लेकिन वो केमिकली स्टेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग शुड हैव एक्सेप्टेबल फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज में आगे डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में, होती क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट है, द ड्रग शुड बी नॉन टॉक्सिक। देखो, एक तो होता है ड्रग्स बना दी, लेकिन ड्रग्स का टॉक्सिसिटी मिनिमम होनी चाहिए, ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है, वरना उसका साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रग डिजाइन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी के लिए ड्रग डिजाइन क्या है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, इट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू फाइंडिंग, सिलेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ drug molecules on the basis of molecular interaction, stereo structure basis between drug and target protein and or its physiochemical properties involved। देखिए, ये एक तरह से इसकी डेफिनेशन हो गई कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है तो किसको लिए, फाइंडिंग, पहले लीड मॉलिक्यूल पता करो, फिर उसका सिलेक्शन करो, फिर उसका ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, फिर
है ना, ड्रग मॉलिक्यूल के लिए। फिर किसके बेसिस पे कि वो उसके टारगेट के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन करता है, स्टीरियो स्ट्रक्चर बेसिस पर एंड फिजियोकेमिकल बेसिस पर। क्लियर? तो देखिए आगे, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट आर वेरी टाइम एंड रिसोर्सेज कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि जो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्सेज कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देखिए कैसे, कि जैसे कि कोई कोई क्लिनिकल टेस्टिंग, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट हैज बिकम एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसमें देखिए एवरेज कॉस्ट मिलियन यूएस डॉलर का तो खर्च आता है और 10 से 15 साल का समय लग जाता है एक ड्रग को मार्केट में आते आते। इससे अनुमान लगा सकते हो कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग एवं रिसोर्सेज कंज्यूमिंग एवं इकोनॉमिकली भी बहुत महंगा पड़ता है। हर कोई इसमें इसे नहीं कर सकता क्योंकि ये इन्वेंशन टाइप है। तो ड्रग कितने बहुत सारे स्टेप से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं स्टेप में अगर थोड़ी गलती हो गई या फेल हो गई तो ड्रग सिंथेसिस फेल, ड्रग डिजाइन फेल। देखिए मैंने एक डायग्राम लिया है, इसके द्वारा समझाने की कोशिश की है। नंबर ऑफ कंपाउंड्स लिए, ये इस पर किया हमने बेसिक रिसर्च। बहुत सारे कंपाउंड लिए, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। देखिए नंबर ऑफ कंपाउंड लिए और इन पे किया हमने बेसिक रिसर्च। उसके बाद हमने उनमें से 5000 से 20,000 के लगभग मॉलिक्यूल को सेलेक्ट किया। क्या किया? सेलेक्ट किया। किसके लिए? ड्रग डिस्कवरी के लिए। क्लियर? सेलेक्ट करने के बाद उनको डिजाइन किया, सब किया। उसमें से लगभग कितने 250 मॉलिक्यूल, 250 250 मॉलिक्यूल से कहाँ पहुंचे? प्री क्लिनिकल रिसर्च तक। और प्री क्लिनिकल से उनमें से सारे फेल हो गए। कितने पहुंचते? लगभग 5 क्लिनिकल रिसर्च में। और उनमें से एक कहाँ पहुंचता है? अप्रूव्ड ड्रग। तो यहीं से अनुमान लगा सकते हो आप कि 5 से 20,000 मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल क्या बनता है? ड्रग्स बनता है। वो भी बन जाए तो बन जाए, जरूरी नहीं कि एक बन ही जाए। तो इससे अनुमान लगा सकते हो कि कितना टाइम कंज्यूमिंग और आपको मतलब विश्वास रखने वाला और आगे बढ़ने वाला प्रोसीजर है सिस्टमेटिक रूप से। तो इसको और समझ लिए, एक डायग्राम हो रहा है जिससे आपकी क्लियर हो जाएगा कि ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्या होता है। देखो सबसे पहले हमें टारगेट की डिस्कवरी करनी होती है। स्ट्रेटेजिक रिसर्च, कौन से टारगेट से अपन ड्रग बना सकते हैं। तो पहले तो टारगेट देखो, टारगेट डिस्कवरी, तो प्रोग्राम सिलेक्शन, फिर टारगेट आइडेंटिफिकेशन और टारगेट वैलिडेशन। देखिए आज जब तक कंप्यूटर आया उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया कि जो आपका सिलेक्शन है मॉलिक्यूल्स का, लीड कंपाउंड्स का सिलेक्शन वो बहुत इजी हो गया। पहले तो आपको सिंथेसिस कर करके देखना पड़ता था, अब इन सिलिको मतलब मोलिकुलर डॉकिंग के द्वारा पता कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी बाइंडिंग साइट एक्टिव है और कौन कौन से ग्रुप को यदि मॉडिफाई किया जाए। जैसे कि एक कंपाउंड सिंथेसिस कर रहे हो आप, वन मॉलिक्यूल, उसके आपने लगभग 100 क्या बना दिया? डेरिवेटिव। अब उन डेरिवेटिव्स का आपने मोलिकुलर डॉकिंग की तो उससे अनुमान लग जाएगा कि इसके 5 या 10 से डेरिवेटिव क्या शो कर रहे हैं? गुड एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो उनका ही सिंथेसिस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो ड्रग सिंथेसिस करना वो थोड़ा क्या हो गया? आसान हो गया। क्लियर? तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, फिर उसके बाद होता है हिट जनरेशन, फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। ये तो सिलेक्शन था, डिस्कवरी पे एक्सप्लोरेटरी आगे बढ़ रहा है उसमें। तो देखो उससे पहले वर्चुअल स्क्रीनिंग करते हैं। वर्चुअल स्क्रीनिंग जानते हो ना? डॉकिंग, मोलिकुलर डॉकिंग, मोलिकुलर डॉकिंग, मोलिकुलर डॉकिंग मतलब इन सिलिको स्टडी। देखो 3 स्टडी होती है, इन सिलिको, इन विट्रो और इन विवो। ये कंप्यूटर बेस्ड है, ये सेल बेस्ड है, बायोलॉजिकल सेल, और ये डायरेक्ट एनिमल्स पर एक मतलब ट्रायल करते हैं। क्लियर? फिर होता है एसे डेवलपमेंट, फिर HTS ड्रग डिजाइन, फिर टू लीड। यहाँ से क्या हुआ कि जनरेशन हुआ, फिर हिट आइडेंटिफिकेशन हो गया, लेड कंपाउंड, लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद उसका क्या किया हमने? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन किस प्रकार से करते हैं? तो लीड का ड्रग तो बन सकता है ना, और ADME प्रेडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है।
एडीएमई प्रेडिक्शन। एक्चुअल में क्या होता है, ए मीन्स एब्जॉर्प्शन और डी मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, और एम मीन्स मेटाबॉलिज्म और ए मीन्स एक्सक्रीशन। ये है एडीएमई प्रेडिक्शन। मतलब क्या है कि इस प्रकार की स्टडी करो आपकी, स्टडी हाउ टू ड्रग एब्जॉर्ब, किस प्रकार से ड्रग एब्जॉर्ब करेगा शरीर, फिर उसे किस प्रकार से जहां तक पहुंचाना उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब कि ड्रग कितने टाइम तक शरीर में एग्जिस्ट करेगी और कितना उसकी एक्टिविटी चाहिए और कब उसे हमें डाइजेस्ट करना। फिर डाइजेस्ट होने के बाद उसे एक्सक्रीशन तो करना ना, बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी बॉडी से। तो ये एडीएमई प्रेडिक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ड्रग डिजाइन के लिए। क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन का होगा स्टोमच एंड इंट्रैक्शन है इंस्टेंशन में, और ब्लड टू टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा, रीनल और फीकल से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अब एनिमल मॉडल पा जाओ, एडीएमई एफिशिएंसी और सेफ्टी। यहाँ तक ये हो गया आपके इन विवो। ये क्या हो गया आपके इन विवो। इन विवो के बाद आप जाते हो, ये कैंडिडेट ड्रग सिलेक्शन हो गया, फिर इसके बाद आप आते हो यहाँ पर फुल डेवलपमेंट पर। ये था आपके प्री क्लिनिकल ट्रायल इन विवो तक। ठीक है, पहले आपने टारगेट डिस्कवर किया, फिर उसमें लीड आइडेंटिफिकेशन किया, मतलब जैसे ड्रग करना, फिर उसका ऑप्टिमाइजेशन किया, फिर उसका इन सिलिको वगैरह सबसे गुजरते हुए फिर इन विवो किया। इन विवो के बाद पता किया कि हाँ ये अच्छी टारगेट दे रहा है, इसका अच्छा एब्जॉर्प्शन है बॉडी पे, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी आवश्यकता अनुसार, और एक्सक्रेशन भी हो रहा है। ठीक है, इसे हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए सेंड कर सकते। फिर यहाँ से ये आता है क्लिनिकल ट्रायल पर। तो क्लिनिकल ट्रायल गुजरता फेज 1, फेज सेकंड, फेज थर्ड, 3 फेज से गुजरने के बाद इनको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्लिनिकल ट्रायल से ड्रग्स पास होने के बाद कि हाँ ये लायक है, फिर हम जाते एफडीए अप्रूवल लेने के लिए, और फिर पोस्ट अप्रूवल हो जाता है। यहाँ से आपकी ड्रग कहाँ जाती है, मार्केट में। क्लियर? ये इतनी स्टेप से गुजरने के बाद आपके ड्रग सिंथेसिस होता है। तो सोच सकते हो आप। अब देखिए, ड्रग डिजाइन और रेशनल, मतलब ड्रग डिजाइन और रेशनल ड्रग डिजाइन इज द इनोवेटिव प्रोसेस। बिल्कुल मैंने बोला है, फाइंडिंग न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट, बिल्कुल है। दूसरा, द ड्रग इज मोस्टली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ज्यादातर ड्रग क्या है, ऑर्गेनिक, क्योंकि ज्यादातर ड्रग नेचुरल प्रोडक्ट से भी मिलती है हमें, उसमें ही मॉडिफिकेशन कर कुछ ग्रुप जोड़ के, कुछ डेरिवेटिव हटाकर, कुछ डेरिवेटिव न्यू ऐड कर या कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का यूज करके, या ठीक है, उसे पता लगा लेते हैं। फंक्शन ऑफ टारगेट प्रोटीन डेट इन टर्न रिजल्ट इन थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि ड्रग इज मोस्ट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच एक्टिवेट और इनहिबिट द फंक्शन ऑफ टारगेट प्रोटीन। उससे या तो इनहिबिट कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है, और रिजल्ट आपको जहर के रूप में नहीं मिलना चाहिए, आपको थेरेपेटिक इफेक्ट मिलना चाहिए, इलाज के रूप में। क्लियर? तब तो ड्रग है। फ्रिक्वेंटली द ड्रग डिजाइन इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर मॉडलिंग टेक्निक। देखो आज की दुनिया में तो एट प्रेजेंट टाइम तो ये ड्रग डिजाइन कंप्यूटर बेस्ड ही है। इसे क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, CAAD। इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है। CADD मीन्स कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू द रिसेप्टर में इंक्लूड, देखो लिगेंड का रिसेप्टर से बाइंडिंग एक तो हाइड्रोफोबिक फोर्स के बेसिस पर हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बेसिस पर हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर हो सकता है। मेनली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही देखते हैं। The approach used in CADD is depends upon the amount of information that is available about the ligand receptor antagonist। देखो इसमें देखो CADD सीधी सी बात है, मैं आपको समझा दूं, एक थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं। सबसे पहले आपको प्रोटीन बैंक से, PDB प्रोटीन बैंक से, आपको प्रोटीन डाटा बैंक होती है वेबसाइट, प्रोटीन बैंक से
पीडीबी से आपको एक प्रोटीन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो प्रोटीन सेलेक्ट करने के बाद अपने मॉलिक्यूल के लिए प्रोटीन सेलेक्ट होने के बाद जो अपना मॉलिक्यूल है उससे लिगैंड के रूप में यूज करते हैं, फिर उसकी बाइंडिंग साइट से इसको बाइंड करते हैं और कौन कौन सी एक्टिव साइट पे ये जुड़ा है, कहाँ कहाँ से इसने ज़्यादा एक्टिविटी शो की है, उस बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि वो ड्रग सिंथेसिस के लायक है या नहीं। क्लियर। अब अगर हमें 3D स्ट्रक्चर देखनी हो, 3D इंफॉर्मेशन देखनी हो, तो हम उसके एक्स-रे डिफ्रैक्शन करेंगे और एनएमआर के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। क्लियर। अब देयर यहाँ पर ड्रग डिजाइन के लिए दो अप्रोचेज यूज करते हैं। पहली अप्रोच है हमारे पास लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन यानी इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइन। दूसरी है हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन मतलब डायरेक्ट ड्रग डिजाइन। एक तो हम स्ट्रक्चर पता हो, एक हम लिगेंड के बाइंडिंग के द्वारा पता करें। इन दोनों को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखते हैं। देखिए, अब लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन क्या होती है एक्चुअल में, ये होती है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल। देखो, जो मॉलिक्यूल हमें ज्ञात है उसकी उसके ज्ञान का आधार पर उसके ज्ञान पर आधारित होती है, उसकी ज्ञात मॉलिक्यूल के नॉलेज पर आधारित होती है कि वो किस प्रकार से बायोलॉजिकल टारगेट से बाइंड होता है, इंटरेस्ट करता है, इसके बेसिस पर किस प्रकार जुड़ता है, उसके बेसिस पर हम लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन करते हैं। क्लियर। मतलब एक लिगेंड होता है, उसे क्या बोल सकते हैं हम, उस मॉलिक्यूल को क्या बोल सकते हैं हम, हमारी नॉलेज में अच्छा है, मतलब उससे हमें पता है कि यहाँ एक्टिव हो सकता है, उसके बेसिस पर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसे क्या करते हैं हम, बाइंड करते हैं। इसके लिए एक यूज करते हैं हम क्यूएसआर मतलब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। क्लियर। और एनालॉग ड्रग डिजाइन, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। देखो, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया की, ये जीता जागता उभरता रिसर्च फील्ड है। मैंने भी मैंने मैंने भी ड्रग सिंथेसिस किया है मेरे रिसर्च फील्ड में, वो मैंने यूज किया है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का ही। उसके बेसिस पर ही मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिंथेसिस किए हैं। क्लियर। और देख है आजकल चल रहा है नेचुरल प्रोडक्ट एज ए लीड कंपाउंड। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि फलाना फलाना वो दवाई देता है या कोई ऐसी दवाई देता है कि जो असर कर देती है, जैसे कोई वो है ना पीलिया की दवाई देता है, कोई वो देता है, कोई वो कैंसर की दवाई देता है, कोई वो देसी दवाई। तो क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। अब नेचुरल प्रोडक्ट में से बाकी साइड प्रोडक्ट को हटाकर उसमें मॉडिफिकेशन कर कर मतलब नेचुरल प्रोडक्ट को एज ए लीड कंपाउंड आप यूज करो तो उससे भी ड्रग सिंथेसिस कर सकते हो। नेचुरल प्रोडक्ट का यूज हो रहा है आपके कहाँ पर, अलग कर कर ड्रग सिंथेसिस में ट्रिपल आईसीटी नहीं ट्रिपल आईएम जम्मू जम्मू में तो खूब रिसर्च चल रहा है, सीएसआर की लेबोरेटरी है उसमें। क्लियर। दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन या डायरेक्ट ड्रग डिजाइन। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट। जो जिस टारगेट के लिए आप ड्रग बनाना चाह रहे हो उसकी आपको पहले तो उसका नॉलेज होनी चाहिए, इसके बेसिस पर उसकी नॉलेज याद होती है 3D स्ट्रक्चर। यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट कैंडिडेट ड्रग डेट आर predicted टू बाइंड with high affinity and selectivity to the target may be designed। देखो, जिस प्रकार से टारगेट होता है उसी के बेसिस पर हम ड्रग को सिंथेसिस करते हैं कि इसकी 3D हमें नॉलेज है, स्ट्रक्चर पता है, इसमें कौन कौन सी साइट पर कौन कौन सा ग्रुप बाइंड कर सकता है उसके बेसिस पर। तो ये होता है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। देखो, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन में सीधा सा याद रखना आपको कि जो टारगेट है जिसके लिए आप ड्रग सिंथेसिस कर रहे हो, तो टारगेट साइट की आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, 3D स्ट्रक्चर नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर। और लिगेंड बेस्ड में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी हमें नॉलेज होती है, उस मॉलिक्यूल के बेसिस पर हमारा मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और उसकी एक्टिविटी देखते हैं और उसका प्रेडिक्शन करते हैं क्यूएसआर
वगैरह से। अब देखिए, देयर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव। देखो, पहला है फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज। डायनेमिक और काइनेटिक्स। डायनेमिक का मतलब है कि जो टारगेट है उससे जो ड्रग है आपकी, वो किस प्रकार से क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रही है, मतलब किस प्रकार से बाइंड हो पा रही है, उसका रेशियो क्या है। जिस प्रकार से सबस्ट्रेट से एंजाइम जुड़ता है ना, उसी प्रकार यहाँ टारगेट एज ए सबस्ट्रेट है और ड्रग एज ए एंजाइम है, यूं मान लीजिए। और इन दोनों के बीच में बाइंडिंग किस प्रकार की है, कितनी बाइंडिंग हो रही है, कितना इंटरेक्शन हो रहा है। अगर इंटरेक्शन अच्छा हो गया, उस बेसिस पे उसके ऑप्टिमाइजेशन को तो स्टडी क्यों कहते हैं हम, फार्माकोडायनेमिक, क्या कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब बात तो ये आ गई कि डायनेमिक तो हो गया, जैसे कि आपका ये टारगेट यहाँ पर देखो। अब फार्माकोकाइनेटिक्स को समझते हैं। माना कि टारगेट आपका यहाँ पर है और ड्रग मॉलिक्यूल आपका ये है डी, आपको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अब इसकी इससे बाइंडिंग तो ठीक है टारगेट से, लेकिन इसे बाइंड होने के लिए इतना ट्रेवल तो करना पड़ेगा। अगर ये ट्रेवल करते करते बीच में ही डिस्ट्रॉय हो गया, क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये आपके किस काम का। यार इसने ट्रेवलिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि उसके बाइंडिंग से कोई फायदा ही नहीं हुआ, तब तक वो बीमारी फैल चुकी है। ड्रग का जो इफेक्ट होना था सही टाइम पे वो हो ही नहीं पाया। तो इसकी स्टडी को कहते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स वर्ड आ गया ना, इससे पता चल जाता है कि इसकी स्पीड क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या। तो इसमें सीधा सा अर्थ है कि टू इम्प्रूव द ड्रग्स एबिलिटी टू रीच, मतलब इसको इसमें ये इम्प्रूव करना है कि टारगेट तक जो ड्रग कितना जल्दी और कैसे पहुंच सकती है। तो मतलब ड्रग एबिलिटी टू रीच इट्स टारगेट एंड टू हैव एक्सेप्टेबल लाइफ टाइम। इतना तो लाइफ टाइम होना ही चाहिए उस ड्रग का कि वो इजीली जिस टारगेट के लिए सिंथेसिस किए वहां तक वो पहुंच सके। इस स्टडी को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब क्या है, टारगेट प्लस ड्रग के बीच का इंटरेक्शन तो है फार्माको डायनेमिक्स, और ड्रग का टारगेट तक पहुंचना है फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लियर। तो दोनों टर्म समझ में आ गई। दोनों टर्म अगर समझ में आ गई हो तो फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स शुड हैव इक्वल प्रायोरिटी इन इन्फ्लुएंसिंग व्हिच स्ट्रेटजीज आर यूज्ड एंड व्हिच एनालॉग्स आर सिंथेसाइज्ड। ये एक तरह से सेम चलती है, साथ साथ चलती है। अब देखिए, तीसरा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अगर ये ही आपके क्वांटिटेटिव हो जाए तो QSAR हो जाता है SAR। क्या है ये, देखिए, बस देखो, एक बार आपने लीड कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता कर ली, मतलब वंस द स्ट्रक्चर ऑफ लीड कंपाउंड इज नोन, एक बार आपको पता चल गया कि लीड कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें क्या करता है कि जो मेडिसिनल केमिस्ट होता है, मतलब जो ड्रग सिंथेसिस कर रहा है, वो कहाँ जाता है, उसकी SAR स्टडी करता है। फिर अगर क्वांटिटेटिव करेगा तो क्या कर लेगा, QSAR स्टडी कर लेगा। क्लियर। एक बार आपको जो कंप्लीट कंपाउंड था जिसे ड्रग सिंथेसिस करना था उसकी स्ट्रक्चर पता चल गई, तो फिर मेडिसिनल केमिस्ट किधर मूव करता है, उसकी SAR स्टडी की तरफ। SAR मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है। अब इसका क्या एम है, इसका क्यों करते हैं, तो देखिए, द एम इज टू डिस्कवर विच पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आर इम्पोर्टेंट टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड विच आर नॉट। मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल है ड्रग्स का, इसमें सब तरह के ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो पता चला कि इसका जो आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट ये तो किसी काम का नहीं, इनएक्टिव, और आधा पार्ट इसका क्या है, एक्टिव साइट है। मतलब ये आधा पार्ट एज अ ड्रग काम कर रहा है, आधा पार्ट किसी काम का नहीं है, लीड कंपाउंड। ये इसका ये पता करने के लिए ही हम क्या करते हैं, SR स्टडी। मतलब द एम इज टू डिस्कवर विच पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आर इम्पोर्टेंट टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड विच आर नॉट। अब देखिए, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी and NMR can be used to study and identify important binding interaction between drug and active sites। इसका भी यूज कर सकते हो आप, XRD and NMR। SAR is synthesized compounds where one particular functional group of the molecule is removed or altered। देखो, अगर मान लिया जाए कोई फंक्शनल ग्रुप हटाने से या उसकी जगह दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगाने से या मतलब उसे रिप्लेस करने से यदि बाइंडिंग साइट बढ़ती हो, एक्टिव साइट बढ़ती हो, तो ये SR स्टडी से ही पता कर सकते हैं। इन दिस वे इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट
विच ग्रुप आर एसेंशियल, मतलब इसके द्वारा ये पता कर सकते हैं कि ड्रग्स में उपस्थित लीड कंपाउंड में उपस्थित कौन से ग्रुप तो क्या है एसेंशियल है एंड विच आर नॉट फॉर बायोलॉजिकल इफेक्ट। क्लियर। तो फालतू में साइड इफेक्ट करेंगे तो उनको क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे ऑप्टिमाइजेशन के वक्त। क्लियर। ये होता है एसएआर। अब आगे और भी देख लीजिए एक दो पॉइंट और इसके। दिस इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑल एनालॉग्स फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड कंपेयरिंग देम विद द ओरिजिनल कंपाउंड। बहुत सारे एनालॉग्स को टेस्टिंग करते हैं और उसका ओरिजिनल कंपाउंड क्या करते हैं हम तुलना करते हैं, उससे पता चल जाता है। जैसे कि एक एनालॉग्स में मिथाइल ग्रुप था, एक में OH था, एक में कार्बोनिल था, एक एनालॉग्स में था आपके CHO ग्रुप, एक एनालॉग्स में था COOH ग्रुप। तो इन ग्रुप अलग अलग एक्टिविटी आती है, फिर ओरिजिनल कंपाउंड से तुलना करते हैं तो पता चल जाता है कि इस ग्रुप के कारण क्या हो रहा था, इस ग्रुप का एक्टिविटी बढ़ रही थी, इस ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं था, ये ग्रुप नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा था, तो उनको से क्या कर देते हम रिमूव कर देते। इफ एन एनालॉग शो ए सिग्निफिकेंट लोअर एक्टिविटी देन द ग्रुप डेट हैज बीन मॉडिफाइड मस्ट बी इंपोर्टेंट। आ गया समझ में। इफ द एक्टिविटी रिमेन सिमिलर देन द ग्रुप इज नॉट एसेंशियल। सिमिलर है तो कोई जरूरत नहीं है उस ग्रुप की। इफ it may be possible to modify some lead compounds directly to the required analogs and other analogs may be prepared by total synthesis। क्लियर। अब हमारे नेक्स्ट है बाइंडिंग रोल ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो बाइंडिंग रोल क्या होता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का देखते हैं। जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्कोहल, फिनॉल्स, अमीन्स, एस्टर्स, एमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, ये किस प्रकार से बाइंड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बाइंड होते हैं। क्लियर। ये फंक्शनल ग्रुप। और कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे एमीन्स, कौन सा आयोनाइज्ड है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड कैन इंटरेक्ट विद बाइंडिंग साइट बाय आयोनिक बंध। जैसे ही चार्ज आएगा तो आयोनिक बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाती है बाइंडिंग हो जाती है। इनमें बाइंडिंग साइट किस प्रकार से होती है आयोनिक बॉन्ड के द्वारा, और इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये भी तो आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। फिर है देखो ड्रग ऑप्टिमाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेटजीज इन ड्रग डिजाइन, फर्स्ट पॉइंट है, इसके दो पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है ऑप्टिमाइजिंग ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। देखो पहले इस प्रकार से कि वो टारगेट के पहले ऑप्टिमाइज करेंगे हम ड्रग का, टारगेट के साथ क्या ऑप्टिमाइज करेंगे इंटरेक्शन को। कैसे करेंगे इसमें मैंने लिखा है, इसको पढ़ते देखो। ड्रग ऑप्टिमाइजेशन एम टू मैक्सिमाइज इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद इट्स टारगेट बाइंडिंग साइट इन ऑर्डर टू रिमूव एक्टिविटी। जितना बाइंड होगा उतनी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। सेलेक्टिविटी, जितना ज़्यादा बाइंड होगा उतना ही सेलेक्टिविटी बढ़ेगी, पर्टिकुलर साइट पे जाएगा, और उतना ही कम क्या हो जाएगा साइड इफेक्ट। तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा, डिजाइनिंग ए ड्रग डेट कैन बी सिंथेसाइज एफिशिएंटली एंड चीपली इज अनदर प्रायोरिटी। दूसरी जो अनदर प्रायोरिटी ये है कि जो ड्रग सिंथेसिस कर रहा है वो क्या होनी चाहिए आपके पास इजीली तो सिंथेसाइज हो जाए, और क्या होनी चाहिए सस्ती होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। द एम ऑफ ड्रग ऑप्टिमाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेटजी और अप्रोचेज ऑन द लीड कंपाउंड्स जैसे आर सच एज। जैसे कि पहला वेरिएशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देखो सब्स्टिट्यूएंट को चेंज कर दो, उससे पता चल जाए एल्काइल एंड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को बढ़ा दो, जैसे चेन है तो एक्सटेंशन कर दो, या बड़ी है तो छोटी कर दो। रिंग एक्सपेंशन या कंट्रक्शन। क्लियर। तीसरा रिंग वेरिएशन, रिंग में ही वेरिएशन कर दो थ्री की, है ना। और फिर रिंग फ्यूजन, फ्यूजन के रूप में जोड़ दो रिंग, देखो रिंग फ्यूज कर दो इसके साथ। और आइसोस्टर एंड बायो आइसोस्टर। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और रिजिडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशनल ब्लॉकर्स। ये जो 8 पॉइंट है ये आपको याद होने चाहिए। ये ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट है, ऑप्टिमाइजेशन ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के लिए जरूरी है। जो जो मॉडिफिकेशन कर सकते हो सभी मॉडिफिकेशन करने हैं आपको, क्या करने के लिए इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए। क्लियर। तो जो ओग्जाम निक्विन है यानी कि सिस्टोसोमिसाइड्स इज एन एग्जांपल ऑफ डिजाइन बाय क्लासिकल मेथड। ये एक मेथड है, क्लासिकल मेथड के द्वारा सिंथेसाइज ड्रग है, ये एग्जांपल आपके आ सकता है। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टारगेट। देखो पहला तो था कि इंटरेक्शन किया,
दूसरा ऑप्टिमाइजेशन ये करना कि वो टारगेट तक पहुंच तो जाए ना, कितना इजीली पहुंच पाएगी, तो वो बिंदु है इसमें। देखो वही सीधा सा है कि ड्रग है, ये टारगेट है, पहला ये यहाँ तक जाए, तो पहले तो हमने कर लिया इसके साथ इंटरेक्शन का पता कि आराम से इंटरेक्ट होगी। दूसरा पता करें कि यहाँ तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ये इतना पथ ट्रेवल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो दी कंपाउंड with the best binding interaction is not necessarily the best drug to use in medicine। देखो ये जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट बाइंडिंग शो करती है ड्रग टारगेट के साथ वो ही बेस्ट ड्रग हो मेडिसिन के रूप में, ये जरूरी नहीं है। तो दूसरा है पॉइंट, देखो क्यों जरूरी नहीं है। द ड्रग नीड टू पास थ्रू मेनी बैरियर्स टू रीच इट्स टारगेट इन बॉडी। बॉडी में डायरेक्ट तो ये नहीं कि इस टारगेट पर आपने इंजेक्ट कर दिया, उसे बहुत सारे बैरियर को पार कर अपने टारगेट तक पहुंचना होता है। देर आर मेनी वेज टू मेक द ड्रग टू रीच इट्स टारगेट सच एज लिंकिंग द ड्रग टू पॉलीमर्स और एंटीबॉडीज और इनकैप्सुलेटिंग इट विद इन ए पॉलीमेरिक कैरियर। मतलब क्या है, जैसा आपने टेबलेट ली मुंह से और उसका तो आपको दर्द दूर करना था, पेन किलर लिए, तो आपने मुंह में डालने के बाद वो जाएगी आमाशय के द्वारा डाइजेस्ट होकर, तो उसे कितने बैरियर मिलेंगे, पहले आमाशय में खत्म हो जाए, फिर सेल्स में जाएगी, वेन में जाएगी, या क्या पता बीच में लाइफ टाइम खत्म हो जाए। कुछ कैप्सूल भी होते हैं ना, तो उसको ऊपर कोटिंग होती है लेयर, तो लेयर क्या धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, तब तक वो अपने टारगेट तक पहुंच पाती है। तो यह है पॉलीमर एंटीबॉडीज इनकैप्सुलेटिंग। क्लियर? दस दी एम इज टू डिजाइन ड्रग, इस प्रकार ये एम हमारा डेट डेट विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड सप्लाई, मतलब एब्जॉर्प्शन, एंड विल रीच देयर टारगेट एफिशिएंसी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। एडीएमई आ रहा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बी स्टेबल इनफ टू सर्वाइव इन द जर्नी, मतलब मेटाबॉलिज्म कि वो डाइजेस्ट नहीं हो जाए, एंड विल बी एलिमिनेटेड एक्सक्रीशन। आगे एलिमिनेशन मतलब एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब ए डी एम ई स्टडी आ गई, ये जरूरी है। इन अदर वर्ड डिजाइनिंग ए ड्रग विद ऑप्टिमम फार्माकोकाइनेटिक्स कैन बी अचीव्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेटजीज। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो ये ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज which they depend upon polarity and ionization. Drug which are too polar or strongly ionized do not easily cross the cell membrane of the gut wall। मतलब वो अगर ज्यादा ही पोलर है, आयोनाइज्ड है, तो सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्लियर? दूसरी इसलिए अगर उसे हम इंजेक्शन से देंगे, किससे देना पड़ेगा फिर, क्योंकि डायरेक्ट तो जा नहीं पाएगी, इंजेक्शन से देंगे। इंजेक्शन से दे तो देंगे, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एक्सक्रीटेड ये इजीली क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जब उसे पार ही नहीं कर पा रही, इंजेक्शन दे दिया, तो ब्लड उसे तुरंत कहाँ लाएगा, हार्ट में, हार्ट से वो किडनी में जाएगी, किडनी में छनकर ना किडनी उसे एक्सट्रैक्ट कर देगी और वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर? ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी बात, यदि क्या है ड्रग्स नॉन पोलर ड्रग्स है कौन, तो फिर क्या रहेगा कि आर प्योरली सोल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड आर प्योरली एब्जॉर्ब। मतलब अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगी तो एब्जॉर्ब भी बहुत कम होगी। इफ दे आर गिवन बाय इंजेक्शन, यदि इस प्रकार के ड्रग को इंजेक्शन दिया, दे आर टेकन अप बाय फैट टिश्यू, तो उसे फैट टिश्यू खा जाएंगे। क्लियर? दोनों ही कंडीशन ये है कि अगर नहीं तो ज़्यादा नॉन पोलर होनी चाहिए और न ही ज़्यादा स्ट्रांगली आयोनाइज्ड या पोलर होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। इन जनरल दी पोलरिटी एंड आयोनाइजेशन ऑफ कंपाउंड्स कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग देयर सब्स्टिट्यूएंट। देखो सब्स्टिट्यूएंट चेंज करेंगे तो उनकी पोलरिटी या आयोनाइजेशन पावर को चेंज कर सकते हैं ना, और इसके ही चेंज आर नाउन एज, इस चेंज को कैसा पता करेंगे, वो होता है QSR स्टडी, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। क्लियर? स्ट्रेटजीज ऑफ डिजाइनिंग सच ड्रग्स। देखो पहला इंट्रोड्यूसिंग मेटाबोलिकली सक्सेप्टिबल ग्रुप, इंट्रोड्यूसिंग ग्रुप दैट आर susceptible to metabolism is a good way of shortening the lifetime of a drug। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप was introduced to some drugs to shorten its lifetime because methyl can
मेटाबॉलिकली ऑक्सीडाइज टू पोलर एल्कोहल एज वेल एज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कुछ ड्रग्स में यदि हम मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दें, मिथाइल ग्रुप को ऐड करने पर क्या होता है कि उसका लाइफ टाइम क्या हो जाता था, कम हो जाता। लाइफ टाइम कम होने के कारण क्यों, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता था पोलर एल्कोहल अथवा एसिड में। क्लियर, इस कारण से वो उसका लाइफ टाइम कम हो जाता है, वो मेटाबोलाइज हो जाती है, मतलब डाइजेस्ट हो जाती है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट ड्रग, एक और टर्म आई है, ये क्या होती है, देखो ये है कि आपके पास दो सेट है, एक सेट ही है शरीर में, दो कंडीशन एक सेट ही है। एक सेट में तो ड्रग क्या है, अनस्टेबल है ना, और हो जाती है, दूसरे में क्या है ये स्टेबल है। मतलब एक सेट में तो ये क्या इनएक्टिव है और दूसरा सेट में क्या एक्टिव है, सीधी सी बात। तो समझ लेते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्ट ड्रग इज वन विच इज केमिकली स्टेबल अंडर वन सेट। देखो वन सेट ऑफ कंडीशन, एक कंडीशन में तो क्या है ये, दो कंडीशन है, मान लिया एक कंडीशन में तो क्या है ये स्टेबल है, बट बिकम्स अनस्टेबल एंड स्पॉन्टेनियसली डिग्रेड अंडर अनदर सेट ऑफ कंडीशन। शरीर में मान लिया दो कंडीशंस आ गई, एक का पीएच ज्यादा है, एक कंडीशन एक का पीएच कम है। अब अलग अलग शरीर की अलग अलग कंडीशन होती है, जैसे दो बॉडी तीन बॉडी, तो एक बॉडी में तो ड्रग अच्छा इफेक्ट शो कर रही है, एक में कम शो कर रही है, तो ये भी ये होता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट ड्रग। तो द एडवांटेज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्ट ड्रग इज डेट इनएक्टिवेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम। उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसे किस प्रकार से मेटाबॉलिक एंजाइम क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट करेंगे सेम टाइम, विच कुड वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। देखो ऐसा तो है ही नहीं कि इस समय एंजाइम एक जैसे निकल रहे थे, मतलब उसमें जितने एक पेशेंट है फर्स्ट, एक पेशेंट एक है फर्स्ट एक है सेकंड, इसमें ड्रग 10 मिनट में क्या होगी डाइजेस्ट होगी, इसमें 20 मिनट में क्या होगी डाइजेस्ट हुई। तो दोनों में अगर एंजाइम से बात करें, मेटाबॉलिज्म एंजाइम से, तो दोनों में 10 मिनट में होनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। तो ये क्या करता है, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट। इसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट ड्रग। क्लियर, एग्जाम्पल के रूप में अट्राकुरियम है, एक ड्रग है, ये क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का काम करते हैं एक प्रकार से। एग्जाम्पल आ सकता है आपके अट्राक्यूरियम। स्टेबल एट एसिड पीएच, मतलब एसिडिक कंडीशन में तो क्या है स्टेबल, बट थोड़ा सा जैसे ही स्लाइटली हल्का सा एल्कलाइन हो गई कंडीशन ब्लड की, तो ये क्या हो जाती है डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। डेट इज द ड्रग हैज ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब थोड़ा समय के लिए क्या है इसका एक्शन है, अलाउइंग एनेस्थेटिक्स टू कंट्रोल इट्स ब्लड लेवल ड्यूरिंग सर्जरी। देखो इसका फायदा भी है, एनेस्थेटिक्स टू कंट्रोल इट्स ब्लड लेवल ड्यूरिंग सर्जरी बाय प्रोवाइडिंग इट एज ए कंटिन्यूअस इंट्रावेनस ड्रिप। इसलिए इसको सर्जरी के दौरान एनेस्थेटिक रूप में कंटिन्यू देते रहते हैं, क्योंकि ये इधर देते रहे और इधर ये जैसे ही ब्लड में गई एल्कलाइन कंडीशन में गई, ये क्या होती है डिस्ट्रॉय होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है, कंटिन्यू देते रहे। जैसे ही सर्जरी खत्म हो, कुछ कंडीशन में क्या है कि तुरंत होश लाना रहता है ना, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसको जैसे रिमूव किया, इधर इसको क्या आ गया एक एक्टिवनेस आ गई, होश आ गया। क्लियर, एक होती है टारगेटिंग ड्रग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एक टारगेट पे जाकर, जैसे ये कैंसर रिसर्च, कैंसर सेल के लिए तो बहुत ज्यादा यूज है। देखिए वन ऑफ द मेजर गोल इन ड्रग डिजाइन इज टू फाइंड वे ऑफ टारगेटिंग ड्रग टू द एग्जैक्ट लोकेशन इन द बॉडी वेयर दे आर मोस्ट नीडेड, मतलब उसी लोकेशन पे जाए जहां सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है। द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग ड्रग कैन बी ट्रैक्ड बैक टू पॉल एहरलिच, इसने दिया था, इसने क्या किया था, एंटी माइक्रोबायल ड्रग डेवलप की थी जो सेलेक्टिवली टॉक्सिक फॉर माइक्रोबायल सेल और ह्यूमन सेल, मतलब ये जो टॉक्सिक सेल थी उसी पर जाकर इसने असर किया था, नॉर्मल सेल पे इसने कोई असर नहीं किया था। दूसरा है टारगेट ड्रग का, टारगेटिंग ट्यूमर सेल सर्च एंड डेस्ट्रॉय ड्रग्स। देखो ये सबसे ज्यादा मेजर गोल है कैंसर कीमोथेरेपी में, इसका ट्यूमर सेल पे ही असर करे रेदर देन नॉर्मल सेल। जनरली क्या होता है कि सारी सेल पे जाती है, तो ट्यूमर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल भी क्या हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है टारगेटिंग ड्रग का। क्लियर, तो ये भी उसी में आ गया। और द आइडिया इज टू अटैच द एक्टिव ड्रग टू एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक
molecules that is needed in large amount by the rapidly divided tumor cell. Clear? This could be an amino acids और न्यूक्लिक एसिड बेस्ड बेस है, ये हो सकती है जैसे यूरेसिल मस्टर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। अब आपने ड्रग सिंथेसिस कर लिया, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी, लेकिन उसके क्या कि साइड इफेक्ट मिनिमम होना चाहिए, मतलब उसके टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम होने चाहिए। पता चला कि उस थेरेपेटिक इफेक्ट से ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट से ज़्यादा क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी क्या होनी चाहिए, कम। तो इट इज ऑफन फाउंड इन ड्रग फेल क्लिनिकल ट्रायल। बहुत सारे ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में इसलिए ही फेल हो जाती है कि वो क्या होती थी, उसके टॉक्सिक साइड इफेक्ट होते थे। हम सोचते थे कि ड्रग सिंथेसिस हो गया, लेकिन वो टॉक्सिसिटी के कारण क्या हो जाती, फेल हो जाती थी। इसलिए ये बहुत जरूरी है टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना। दिस में बी ड्यू टू टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, इन विच केस द ड्रग शुड बी मेड मोर रेजिस्टेंस टू मेटाबॉलिज्म एज डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली। क्लियर? तो ये समझ में आ गया, ये हो गया। तो एक प्रोड्रग, देखो प्रोड्रग का मतलब ये है, एक होती है कंडीशन इन विट्रो, एक कंडीशन होती है इन विवो। इन विट्रो मतलब तो क्या होता है, सेल लाइन, और ये डायरेक्टर क्या हो गया, एनिमल। तो सेल लाइन में तो क्या होती है, इनएक्टिव, और जैसे एनिमल को दिया ये हो जाती है एक्टिव। ऐसी ड्रग को कहते हैं हम इन प्रोड्रग्स। क्लियर? तो देखो प्रोडक्ट्स आर कंपाउंड्स विच आर इनएक्टिव इन विट्रो कंडीशन एंड कन्वर्टेड इन दी बॉडी टू एक्टिव ड्रग्स, मतलब जैसे ही वो गया ये एक्टिव हो जाती है। दे हैव बीन यूजफुल इन टैकलिंग प्रॉब्लम सच एज, बहुत सारे प्रॉब्लम देखो बात कर सकते हैं इसके अलावा, एसिड सेंसिटिविटी, पोर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट, बैड टेस्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सोलिबिलिटी और स्टेबिलिटी। इन सभी पर इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। अब ड्रग डेवलपमेंट, देखो ड्रग डिजाइन से ज्यादा खतरनाक होता है ड्रग डेवलपमेंट। डिजाइन तो कर लिया, अब उसका डेवलपमेंट देखिए। द ड्रग डेवलपमेंट फेज इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी देन आइदर लीड डिस्कवरी और ड्रग डिजाइन। देखो डिजाइन करना आसान बात है, क्योंकि डिजाइन से ड्रग को डेवलपमेंट करना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और एंड मेनी ड्रग्स विल फेल ड्यूरिंग दी वे साइड, बीच बीच में जिसे एक स्टेप, ये सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, एक स्टेप से दूसरी स्टेप तक गुजरते हैं, तो बहुत सारी तो बीच के स्टेप्स में ही क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल है, ऑन एवरेज फॉर एवरी 10,000 स्ट्रक्चर सिंथेसिस करते हैं ड्रग डिजाइन के दौरान, उसमें से 500 कहाँ तक पहुंचते हैं, ओनली एनिमल टेस्टिंग तक। एनिमल टेस्टिंग मतलब इन विवो तक, इन विवो तक ही 500 ही पहुंचते हैं 10,000 में से, और उसमें से भी 10 पहुंचते हैं फेज फर्स्ट के क्लिनिकल ट्रायल में, और उनमें से भी केवल एक पहुंचता है मार्केट तक, मतलब ड्रग बनने तक। क्लियर? ये तो होगी मॉलिक्यूल में 10,000 में से एक पहुंचता है। आगे मैं बताऊंगा आपको फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड क्लिनिकल ट्रायल क्या है। और देखिए अगर कॉस्ट की बात की जाए तो दी एवरेज ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ ए न्यू ड्रग वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड 800 मिलियन यूएस डॉलर अथवा 444 मिलियन यूएस डॉलर के लगभग क्या किया गया, पता किया गया कि इतनी कॉस्ट आ जाती है एक ड्रग डेवलपमेंट में। इस अनुमान लगा सकते हो इससे कि आप ड्रग सिंथेसिस और डेवलपमेंट कितना महंगा है। देखो सबसे बड़ा है थ्री मेन इश्यू आर इन्वॉल्व इन ड्रग डेवलपमेंट। पहला इश्यू तो यह है, the drug has to be tested to ensure that it is not only safe and effective but can be administered in suitable fashion। देखो दूसरा, this involve preclinical and clinical trials covering toxicity, drug metabolism, stability, formulation and pharmacological test। There are various पेटेंटिंग एंड लीगल इश्यूज, बहुत सारे ये भी तो कारण रहते हैं ड्रग डेवलपमेंट के दौरान, पेटेंटिंग लीगल इशू। द ड्रग हैज टू बी सिंथेसाइज्ड इन एवर इंक्रीजिंग क्वांटिटीज फॉर टेस्टिंग एंड इवेंचुअल मैन्युफैक्चर, केमिकल एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। क्लियर? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। अब मैं समझाता हूँ आपको क्लिनिकल ट्रायल। देखो पहले प्री क्लिनिकल होता है, ये यहाँ तक आ गया आपके इन विवो तक, वहां से आते हैं आपके क्लिनिकल ट्रायल, मतलब ह्यूमन पे, मानव पे।
एक होती है फेज फर्स्ट, फिर फेज सेकंड, फेज थर्ड, 3 फेज से गुजरता। तो देखो फेज फर्स्ट में तो 20 से 80 पार्टिसिपेंट के ऊपर ट्रायल करते हैं, ठीक है। फेज सेकंड में 100 से 300 पार्टिसिपेंट के ऊपर ट्रायल करते हैं, और फेज थर्ड में हम लेते हैं 1000 से 3000 पार्टिसिपेंट के ऊपर क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। पहले कम पे करते हैं क्योंकि असर टॉक्सिक भी हो सकता है, फिर ज़्यादा पे, फिर और ज़्यादा पे। और इसमें ये भी लेते हैं कि किस कंडीशन में हेल्दी लेते हैं, फिर कमज़ोर, फिर पेशेंट ना। ड्रग अप्रूव्ड फॉर टेस्टिंग इन ह्यूमन, ठीक है, ये अप्रूव्ड के लिए कर दी। फिर यहाँ उसके बाद 3 फेज से गुजरने के बाद फिर इससे कंफर्म हो गया कि ये सही ड्रग है, एफडीए के पास भेजते रिव्यू के लिए ताकि अप्रूवल मिल जाए। तो ड्रग सबमिटेड फॉर एफडीए अप्रूवल। तो टू कंफर्म सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, वो देखकर एफडीए उसको क्या करता था, अप्रूव। उसके बाद फेज 4 में क्या होता है, 1000 प्लस पार्टिसिपेंट के ऊपर ट्रायल करते हैं, और ये आपकी ड्रग अप्रूव हो जाती है, और आपकी ये कहाँ जाती है, मार्केट में। क्लियर। तो उसके द्वारा ये क्या 4 फेज इन्वॉल्व होते थे। तो फेज फर्स्ट में किसके ऊपर यूज करते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स एंड नॉर्मली, देखो हेल्दी के ऊपर। फेज सेकंड में हम करते हैं पेशेंट। देखो फेज फर्स्ट में हम कम लोगों पे पार्टिसिपेट करें, तो यहाँ क्या होना चाहिए, स्वस्थ, स्वस्थ होना चाहिए। फर्स्ट के ऊपर ट्राई करते हैं, 20 80 पे करते हैं। तो सेकंड में हम किसके ऊपर करते हैं, बीमार के ऊपर, बीमार है ना, पेशेंट के ऊपर। क्लियर। 100 से 300। और 63 जो हमारा है फेज थर्ड, लॉन्गर नंबर ऑफ पेशेंट, बहुत ज्यादा पेशेंट पे यूज करते हैं। डेट रिजल्ट आर स्टैटिकली साउंड एंड टू बी डिटेक्ट लेस कॉमन साइड इफेक्ट। क्लियर। फिर फेज 4 आर ongoing and monitor the long term use of the drug in specific patient as well as the occurrence their side effect। क्लियर। यहीं से आपके क्या बन जाती है, ड्रग बन जाती है। यदि आपको, थैंक यू, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जरूरतमंद तक भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।